Very good morning, dear students. I welcome you to this Physics Gyan channel of Mukesh Nayak sir. Dear students, मैं यहाँ पे आज एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि what exactly you can do after 10th and 12th. ठीक है, वैसे तो मेरा ये काम रहा है गए 20 साल से, since last 20 years I have been working in this field, and I feel that other than JEE, NEET and MHCET, there are other many career modes which you can choose exactly after 10th or let us say after 12th. तो बच्चों बात ऐसी है कि मैं आशा करता हूँ कि 10th और 12th दोनों बच्चे ये देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर ये मैं कहूँ कि लास्ट 2 साल से है ना, यानी कि जो बच्चे 10th में थे वो तो ऑनलाइन क्लासेस करके ही पास होंगे, और जो 12th में थे वो भी ऑनलाइन ही क्लासेस करके पास होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं 10th के बाद करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। मैं ये जानता हूँ कि you were bit unfortunate that you wasn't able to go to school and attend offline classes, but then what we can do? It was out of our control. Situation was not in our control and we were helpless actually, and majority of them, they were at home and they tried their best maybe to prepare themselves for the exam and for the future. पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि ऑफलाइन जो पढ़ाई होती है ना, उतनी शायद ऑनलाइन हुई नहीं होगी, किसी उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आफ्टर 10th आप क्या करें, ठीक है। अब लगभग तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी गिवन द डायरेक्शन CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड कि आप 10th पास हो चुके हो, ओके। रिजल्ट ऑफिशियल जो है, जो कि फॉर्मेलिटी है, वो आना बाकी है। पर मुझे लगता है कि भाई जो 10th में थे, अब उन्होंने रिजल्ट का वेट न करते हुए अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो अभी काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, आफ्टर 10th में करूँ तो क्या करूँ। देखो बच्चों कि जहाँ तक 10th के बाद का सवाल है ना, अगर हम ये सोचे या तो ये लिखे कि व्हाट आफ्टर 10th, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचे कि भाई चलो पहले 10+2 कर ले, 11th 12th कर ले, 11th 12th कर ले, यानी क्या करे। हो सकता है कि आप चूज कर ले आर्ट्स या तो फिर कॉमर्स या तो फिर साइंस स्ट्रीम, ठीक है। ये 3 में से एक स्ट्रीम आप चूज करोगे, ठीक है। वैसे कहने को तीनों भी कोर्स अच्छे हैं, ठीक है, जहां तक 10+2 का सवाल है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो चाहेंगे कि चलो मैं ये ना करते हुए मैं ये कर लूँ, डिप्लोमा कर लूँ, ठीक है, जो कि 3 साल का होगा, ठीक है। ये हो गया दोनों, ये तीनों 2-2 साल के कोर्सेस, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ बच्चे सोचे कि चलो भाई अदर देन दिस लेट मी डू सम शॉर्ट टर्म कोर्स, है ना, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस कई तरह के हैं, कई प्रकार है इसमें, जैसे डिपेंड करता है कि आपको किस बात में रुचि है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये कोर्सेस कुछ 6 महीने के भी हैं, 6 मंथ्स हैं, और कुछ कोर्सेस ये साल भर के भी है, 1 ईयर भी है, ठीक है, और कुछ 2 ईयर्स के भी है। शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये करेंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे, अब ये शॉर्ट टर्म में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं बहुत सारी, जो मैं एलॉबरेट नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन लगे कुछ बच्चे सोचेंगे कि चलो मैं ये तीनों ना करते हुए मैं सीधा डिप्लोमा कर लूँ या तो शॉर्ट टर्म कर लूँ। देखो बच्चे, मुझे कहना ये है, आप, मैंने जो लिखा है ना, इसमें से आप कुछ भी चुन लो, आप कुछ भी डिसाइड करो, पर डिसाइड करने के पहले अपने आप से ये पूछो कि अगर मैं मान लो
साइंस चूज करता हूँ तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, प्रिपेयर हूँ? यानी जाहिर सी बात है कि जब आप साइंस या तो डिप्लोमा या तो और भी कोई कोर्स के बारे में सोचेंगे तो पहले तो ये प्रश्न उठता है कि भाई मुझे उसमें जो सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे क्या वो मेरे कंसेप्ट क्लियर है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिना सोचे आप कुछ ना ले। पहले ये सोचिए आप, देखो कि इसमें क्या है, हम इसमें काफ़ी बातें इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं भी, हमारा पैसा बहुत सारा है, हमारी मेहनत है, हमारा वैल्यूएबल काफ़ी प्रेशियस टाइम है ना? तो ये आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा 11th एंड 12th। तो ये सोचो कि अगर मैं साइंस ले लूँ या तो डिप्लोमा ले लूँ, हो सकता है कि मार्क्स काफ़ी आपको अच्छा है, 10th का जो रिजल्ट आएगा ना और 12th का भी, तो मार्क्स काफ़ी अच्छे आए आपको। और कई इंस्टीट्यूशन से महाराष्ट्र में है, इंडिया में है, जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फलाना कोर्स आप कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसी फैसिलिटी है, ठीक है, ये तो उनको करना ही है, ये तो सब चलेगा। ये आपका काम है कि भाई जब मुझे लगता है कि चलो मैं डिप्लोमा कर लूँ तो क्या मैं सही मायने में डिप्लोमा कर पाऊंगा, है ना? क्या मेरा 9th और 10th क्लियर है? क्योंकि बच्चों जो इस साल 10th पास होने वाले हैं ना, वो जब 9th में थे तब जाके पेंडेमिक शुरू हुआ और तब से जाके बीच में कुछ 2-3 महीने शायद स्कूल शुरू हुए थे ऑफलाइन, बाद में फिर बंद हो गए। यानी साल भर में मुश्किल से 2 महीने अपने ऑफलाइन क्लासेस किए हैं। इस दौरान कई चीज़ें आई, कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे। इसमें भी जिम्मेदार तो हम ही होंगे, बच्चे ही होंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों ने घर पे भी किया है, ऑनलाइन की मदद से किया है और प्रूव भी करेंगे अपने आप को। बट सभी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ होगा, काफ़ी कारण उसके होंगे। अभी वो आप सब सोच के डिसाइड करें कि मैं डिप्लोमा करूं तो क्या मैं 3 साल लगातार इसको क्लियर कर पाऊंगा? अगर कर पाऊंगा तो अच्छी बात है, या आई थिंक यू शुड ड्रॉप दिस ऑप्शन, है ना? क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस आप बाकायदा देख लीजिए, है ना? एक लुक एक देख लीजिए कि भाई सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये फलाना सब्जेक्ट तो मुश्किल है, मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना? और हो सकता है कि ये कोर्स ऐसा है जिसके लिए आपको आपका घर छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े, ठीक है ना? जहाँ भी आपका नंबर आएगा वहाँ जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे समझते हैं कि नहीं मेरा फिजिक्स मैथ काफ़ी क्लियर है ना, कर पाऊंगा मैं ठीक से, मेहनत भी करूंगा, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है? एंड मेजॉरिटी ऑफ देम दे आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा दे डू BE ऑल्सो, इंजीनियरिंग ऑल्सो, ठीक है? तो मैं उसमें बहस नहीं करूंगा। अब बात आती है कि आजकल अगर देखा जाए ना तो बड़े बड़े जो शहर है, मेट्रो सिटीज़ जो है, वहाँ पे क्योंकि कॉलेज अच्छे हैं आर्ट्स और कॉमर्स के, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो वहाँ पे कॉमर्स कर लिया, आर्ट्स कर लिया, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे जनरली ये कॉमर्स और आर्ट्स की मेरिट ज़्यादा होती है, साइंस की थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली। पर वहाँ का एजुकेशन वैसा है ना? पर अगर आर्ट्स और कॉमर्स आप घर पे बैठ के करेंगे या तो फिर मराठी मीडियम से करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें इतना प्रोस्पेक्टस है आगे जाके। तो मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि भाई मुझे अगर आर्ट्स करना है तो आप ऐसा कॉलेज चुनें कि जिसको एस्टेब्लिश हुए काफ़ी साल हो गए हैं, जिसका स्टाफ अच्छा है, जो आपको इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन दे रहा है और साथ ही में आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नॉलेज भी दे रहा है। वैसे ही आप कॉमर्स में समझ लीजिए, ठीक है, CA फाउंडेशन छोड़ के अगर कोई दूसरा कोर्स वो कॉलेज करवाता है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ घर पे बैठ के कॉमर्स करने में भी कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात आ जाएगी साइंस की। अभी जब आप साइंस की बात करेंगे ना तो साइंस में सीधे 3 ग्रुप है, आपको पता है, एक तो PCM भी है, दूसरा PCM है और तीसरा PCB है, ठीक है? तो प्रश्न उठता यह है कि भाई पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो आप साइंस ले रहे हो तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे बेसिकली मैथ्स ठीक है क्या, मेरा मैथ्स क्लियर है क्या? एटलीस्ट 8th 9th 10th
ये 3 क्लासेस का मेरा मैथ्स क्लियर है क्या? अगर बच्चों वो एवरेज है चल जाएगा। हो सकता है कि आप जब कॉलेज शुरू हो अपने टीचर की मदद से, अपने खुद के परिश्रम की मदद से प्रैक्टिस कर करके इसको ठीक करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा, देखो कर ही नहीं पाऊंगा यानी मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, मैथ्स ड्रॉप करना थोड़ा नुकसानदायक होगा। मैथ्स ड्रॉप ना करें। अगर आप एवरेज भी हो, 50% भी हो मैथ्स में, तो मैथ्स को रिटेन करो। ठीक है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको लगता है कि चलो भाई मैं मैथ्स ड्रॉप कर दूंगा और उसकी जगह पे ये ग्रुप ले लो, तो ये ग्रुप लेने के बाद उसी वक्त आप इतने कमिटेड होने चाहिए कि मेरा मैथ्स तो छूट गया, अभी मेरा जो भी है वो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों में मेरा बायो मेजर सब्जेक्ट है, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने मैथ्स छोड़ दिया तो इस बायो को लेके मैं अपना बढ़िया करियर बनाऊंगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी ये चूज करेगा वो तो पहले प्रेफरेंस देगा नीट को, है ना, वो पहला प्रेफरेंस देगा नीट को। जाहिर सी बात है, मैथ्स छोड़ दिया तो वो बोलेगा कि मैं नीट कर रहा हूं। ठीक है, नीट कर रहा हूं ये इस वक्त आसान लग रहा है कि भाई चलो मैथ्स डिफिकल्ट है, सभी को डिफिकल्ट है। 80% students they feel that maths is difficult. You too feel the maths is difficult. There is nothing new in it. But suppose if you have decided that let me go with bio, मुझे बायो के साथ जाना चाहिए, तो अगर बायो के साथ आप जाते हो तो मेरा कहना है कि आप बिल्कुल कमिटेड रहें और निट में इतनी अच्छी पढ़ाई करें, निट को इस तरह प्रिपेयर करें कि आपका कम से कम MBBS मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद में BAMS, BHMS, BDS, है ना, देन BSc नर्सिंग, BSc वेटरनरी साइंस, ये भी कोर्सेज रहेंगे। लेकिन आपका टारगेट तो ये होगा। पर बात ये हो जाती है ना कि कई बच्चे जब शुरू कर देते तो उनको लगता है कि अरे मैं तो बायो भी नहीं कर पा रहा हूँ, बायो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। और होता क्या है कि मैथ्स तो ऑलरेडी ड्रॉप किया है आपने और आपको लगता है कि चलो अभी बायो करे तो बायो भी नहीं आ रहा है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही। तो बच्चों मेरा कहना है कि आप जब जब टाइम मिलता है ना थोड़ा बेसिक करवा लो, PCB वाला। ठीक है, साथ में अगर ये PCB ले रहे हो तो ठीक है, ये नहीं कि भाई मैंने मैथ्स छोड़ दिया और मैं कर रहा हूँ नेट और मुझे बायो भी नहीं आ रहा है और फिर आगे जाके एक भी कोर्स में नंबर नहीं लगना है, 2 साल खराब हो रहे हैं, ट्यूशन की फीस जा रही है, मेहनत जा रही है, पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है, और बाद में फिर आप सोचते हो कि चलो 12th होने के बाद कुछ ऐसा कोर्स कर लो जिसको शायद ही स्कोप हो। ठीक है, तो ऐसा ना करें, आप डिसाइड कर लो एवरेज भी मैथ्स है, 50% भी मैथ्स है, तो PCM रखो या तो PCM भी रखो। ठीक है, चलो अगर आपको लगता है कि PCM मैं कर पाऊंगा तो मुझे बायो की जरूरत नहीं है, क्यों बायो रखूं मैं। ठीक है, मेरा मैथ्स ठीक ठाक है, अबव 50% है, कोशिश करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है टीचर अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिला, मैं खुद अपनी मेहनत लगाऊंगा तो मैं चलो मैथ्स भी कर लूंगा। तो ये बेझिझक किसको छोड़ दीजिए, आप बायो को छोड़ दीजिए, मत रखिए उसको, PCM ले लीजिए। PCM लेने से क्या होगा, आपको जो बायो को टाइम देना पड़ सकता था अगर बायो लेते हो तो वही टाइम आप मैथ्स और फिजिक्स को दे सकते हो, सेकंड प्रायोरिटी ट्रीट करते हो PCM। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं कि JEE कर रहे हैं, है ना। JEE हमें पता है कि भाई मेंस है और फिर एडवांस है। ठीक है, और मैं भी इनका बाद का जो ऑप्शन है वो है MHCET, जिसके थ्रू भी इनका भी MHCET ऑप्शन होता ही है ना। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो हो सकता है कि फार्मेसी पे सेटल होना पड़े, तो MHCET देके भी फार्मेसी या B फार्मेसी कर सकते हो। यहाँ पे अगर JEE में मेंस में और एडवांस में ठीक नहीं आता स्कोर तो आप MHCET थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज मिलवा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। यहाँ पे सोच लो कि भाई ठीक ठाक मेरा मैथ से, चलो मैं कर लूँ JEE। और एक इसके, क्योंकि मैं पर्सनली इसमें उतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप अगर इसका डेटा देखेंगे, है ना, स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र से, इंडिया का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र से कितने बच्चे JEE में अपीयर हुए, पहली बात तो वो ढूंढो। दूसरा ये ढूंढो कि कितने बच्चे नेट में अपीयर हुए
और उनका सक्सेस रेट कितना है, काफी कम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जो बच्चों ने 10वीं पास होने के बाद साइंस लिया, साइंस लेने के बाद पीसीबी या तो पीसीएम लिया है तो पीसीएम भी लिया और कहा कि मुझे ये तैयारी करनी है, ये तैयारी करनी है, उनको किसी क्लास वालों ने भी फुसलाया होगा कि भाई ये कर ले, तू आजा क्लास में बैठ जा। ठीक है, क्लास वालों को तो अपना क्लास चलाना है। क्लास में होंगे 100 बच्चे, कई होंगे 200, कई होंगे 300। मैंने मैक्सिमम लिमिट देखी है 500 बच्चों की। इन ए वन क्लास देयर आर मोर देन 500 स्टूडेंट्स। डोंट नो हाउ द टीचर इज एबल टू पे अटेंशन एंड हाउ द स्टूडेंट्स दे लर्न। ओके, चलो वो अपना ये सब्जेक्ट नहीं है डिस्कशन का। कहने की बात है कि भाई आप जब ये कर लोगे पीसीएम या तो पीसीबी या तो पीसीएमबी, और बाद में अगर आप, क्योंकि ये तो आप बोर्ड के लिए कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ में बोर्ड भी करना है, बोर्ड तो हो जाएगा। इस साल तो वैसे भी बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए, बच्चे पास हो गए। अगले साल भी बोर्ड के इंटरनल मार्क है, प्रैक्टिकल मार्क है, थ्योरी में कुछ एमसीक्यूज है, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, पास होना, बोर्ड क्लियर करना कोई बात नहीं है। पर बोर्ड क्लियर करके करे क्या? क्योंकि अब तो सिस्टम ऐसा है कि मुझे एंट्रेंस देनी ही पड़ती है। तो एंट्रेंस अगर देनी है तो मैं ये दोनों के बारे में सोच रहा हूं, तो मेहनत करो, कमिटेड रहो। जेडब्ल्यू मैंने जब बोल दिया तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेंस और एडवांस दोनों अच्छे तरह क्लियर करो और अच्छा आईआईटी का कॉलेज में मिलाओ। और अगर नीट कर रहा हूं तो फिर एमबीबीएस कम से कम मिले, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से मिले तो अच्छा ही है। कम से कम इतना तो भी लेवल होना चाहिए। अगर ये नाम के लिए हम लेंगे, कर नहीं पाएंगे और जाके कहीं सेटल हो जाएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, कोई भी जेडब्ल्यू करता है, एमएससीटी करता है, नीट करता है, प्लेन साइंस करता है, तो इनमें उनके 2 सब्जेक्ट, एक तो इंग्लिश और दूसरा जो है ना जनरल एबिलिटी, या तो फिर हम उसको एसएसटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स भी आ गया। ये सब्जेक्ट उनके छूट जा रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखते हो तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंग्लिश मिलेगा, आपको एसएसटी मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको मेंटल एबिलिटी के रहे, प्लस रीजनिंग की रहे, या तो आजकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये रहे। ठीक है, अब ये हम जब चूज करेंगे ना 11वीं में साइंस, और साइंस के बाद में जेडब्ल्यू और नीट और एमएचसीटी, तो ये तो आपके छूट ही जाने हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज है जिसकी पढ़ाई कोई करेगा नहीं, पर ये इंग्लिश डिफरेंट है। पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हर मिनिस्ट्री की जो एग्जाम्स होती है, ठीक है, मान लो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन है, एफकैट है एयरफोर्स का, या तो फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, या तो फिर बैंकिंग का है, या तो रेलवे का है, इन सभी एग्जाम्स में मेजर पार्ट है इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, जनरल एबिलिटी का, जो आपका यही बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपका काफी बड़ा नुकसान है। ये आप अगर बंद कर दोगे ना तो ये पूरा करो, अगर ये पूरा नहीं कर सकते हो तो ये बंद मत करो। सेम इधर भी है। ठीक है, तो ये अगर आप रिटेन करते हो, ये सब्जेक्ट्स अगर आप रखते हो, तो मुझे लगता है कि 10th से ही 10th प्लस यानी 10th पास होने के बाद ही आप कुछ एग्जाम्स दे सकते हो जो सीधी आपको जॉब दिलाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या कहा मैंने? अगर आप इन सब्जेक्ट्स को रिटेन करते हो, रखते हो, साथ में पीसीएम है तो पीसीएम ठीक रहेगा, मैथ्स जरूरी है, पीसीएम करते हो तो आप 10th के बाद ही एग्जाम्स देने लगोगे,
और डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो सकता है कि 10th के बाद ही आपको जॉब मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जैसे अब मैं कहने अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूँ तो हर जून के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री पिछले 2 सालों से इंडियन आर्मी में मिलिट्री वुमेन मिलिट्री पुलिस जनरल ड्यूटी जीडी 100 गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी एग्ज़ाम है, 100 लड़कियां हर साल। ठीक है, ये पहली एग्ज़ाम है जो लड़की दे सकती है 10th के बाद में। पर बात क्या हो गई, उसमें ये सब्जेक्ट्स आ गए, मैथ्स भी आ गया और ये भी आ गया और कुछ हद तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी आ गया। तो ये होना बहुत ज़रूरी है और वो लड़कियां ये एग्ज़ाम दे सकती है और हर साल दे सकती है। अगर लड़कों की बात करें तो एक सेलर है इंडियन नेवी का, सेलर यमार, ठीक है, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। ये 10th के बाद है, 10th के बाद तुरंत दे दो। अगर आप एज क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हो ना तो प्रिपेयर करो और काफ़ी नॉमिनल फीस होती है, ऑनलाइन अप्लाई करो। फिलहाल ये चल रहा है। हाँ, लड़कियां अगर देख रही होंगी ना 10th स्टैंडर्ड जिन्होंने पास किया है इस साल, सो आई थिंक दे शुड अप्लाई फॉर दिस। हाँ, इंडियन मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, आप देख लीजिएगा और जल्द से जल्द अप्लाई करें और प्रिपेयर करें। जिन लड़कियों को लगता है कि चलो मैं जाके देश सेवा करूं, मैं जाके है ना कुछ अलग करूं, तो दे कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ दिस। ये लड़कों के लिए है। इसके साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड का भी फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड ये पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारा इंडिया का पैरामिलिट्री फोर्स है इंडियन कोस्ट गार्ड। या इंडियन नेवी का है या इंडियन आर्मी का है, इंडियन आर्मी, ये इंडियन नेवी। ठीक है, ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का भी 10th के बेस पे फिलहाल आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट जाके फॉर्म भर दीजिएगा। 10th के बेसिस पे आप तुरंत ही नाविक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कहना यह है कि भाई 10वीं से लेके आप एग्जाम्स दे सकते हो। फिर कई बार ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टीटास्किंग का एक स्टाफ होता है, वो भी 10th के बेस पे आप दे सकते हो। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन जिस बच्चे का इंग्लिश और एसएसटी और करंट अफेयर्स छूट गया है जेडब्ल्यू की वजह से, नीट की वजह से, वो उसके लिए ये रास्ता हमेशा के लिए बंद होता है। तो मेरा कहना क्या है कि भाई इसके साथ में एक पहली बात, इतना कमिटेड रहो कि भाई चलो इसकी जरूरत नहीं, मुझे जेडब्ल्यू करूंगा। इसके साथ में इतना कमिटेड रहो कि इसकी जरूरत मैं रखने मुझे पड़ेगी ही नहीं, मैं चलो एमबीबीएस मिला लूंगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता कि ये मेरे से ना हो, तो क्यों मैं इसको साथ में ना रखूं, क्योंकि ये मुझे कई एग्जाम्स दिलाने का मौका देगा और इस एग्जाम के थ्रू मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब मिला पाऊंगा, जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छे पर्क्स है, काफ़ी उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, मेडिकल फैसिलिटी है और काफ़ी बहुत सारी फैसिलिटी जो मैं गिना सकता हूँ, या तो आप खुद जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये आप रखें, ऐसा मुझे लगता है। तो अब ये रखने के लिए मुझे क्या लगता है, ये अभी मैं 10th की बात कर रहा हूँ, 10th के बाद में। ठीक है, 10th की बात हो रही है, 12th की बात नहीं हो रही, 10+2 की हो रही है। तो 10+2 के बाद मैं बोलूँगा, एक आप अगर मैथ्स में ठीक ठाक हो तो बिल्कुल साइंस लीजिए। अगर आपको, क्योंकि मैथ्स रखो, ठीक है, आप अगर मैथ्स में काफ़ी एवरेज है और बायो में भी ठीक लग रहा है आपको, तो पूरे चारों सब्जेक्ट रखो, साथ में इसको भी दो, इसको भी दो, और हो सकता है तो इसके साथ में ये एग्जाम्स भी दो। है ना, समझ में आ रही है बात। तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप से पूछो कि मैं क्या, जैसे मेरी घर की परिस्थिति कैसी है, क्या मेरे मम्मी पापा इतने साल फी भर सकते हैं, क्या मैं इतने साल रुक सकता हूँ क्या। अगर नहीं तो शॉर्ट टर्म कोर्स करो। शॉर्ट टर्म कोर्स में मान लो आपने ITI कर लिया, ITI अगर जो महाराष्ट्र में कोई भी करता है ना, तो ये सोच उसकी ये होती है कि भाई चलो ITI करने के बाद मैं जाऊंगा किसी इंडस्ट्री में और काम करूंगा। दूसरी सोच है कि भाई चलो मेरा छोटा मोटा मैं बिजनेस शुरू करूंगा। पर मेरा कहना आप सुनो
कि आईटीआई करने के बाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती है दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले सेक्टर में, और वो है इंडियन रेलवे। कौन सा है? इंडियन रेलवे। दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की पढ़ाई करो। दूसरा सेक्टर है जहां पे आईटीआई के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, है इंडियन डिफेंस। क्या है? इंडियन डिफेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और ये सभी तरह के गवर्नमेंट, ठीक है, और काफी सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप आईटीआई के बदौलत करियर कर सकते हो। लेकिन हमारी सोच है कि भाई चलो आईटीआई इसलिए कर रहा हूं कि ताकि किसी कंपनी में जाके मैं काम करूं, ठीक है। दूसरी बात है सेमी डिप्लोमा के साथ भी है, उनके लिए भी काफी वैकेंसीज है। तो वो सोचो, तो आप सोचो कि भाई मेरी घर की परिस्थिति, मेरे पास कितना वक्त है, मुझे क्या क्लियर है, बिना सोचे समझे कहीं जाके डिसीजन मत लो, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। पर आप सोचो कि भाई मैं किस काबिल हूँ, कितने हद तक मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, और उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए। पर अगर आपने सोचा है कि चलो मैं ठीक, और हो सके तो मैथ्स ड्रॉप ना करो, 50% अगर है तो मैथ्स कंटिन्यू करो। और अगर आप साइंस की बात करते हो तो मुझे लगता है कि आप पहला प्रेफरेंस आप इस एग्जाम को दो, ये लड़कों के लिए है, एनडीए बॉयज के लिए। कौन सा? एनडीए के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दो। एनडीए के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो क्या होगा? मैथ्स तो होगा ही होगा, फिजिक्स तो होगा ही होगा, केमिस्ट्री भी होगा, और कुछ हद तक बायो भी होगा। पर साथ में क्या होगा? इंग्लिश होगा, साथ में क्या होगा? जनरल एबिलिटी हिस्ट्री होगा, साथ में करंट अफेयर्स होगा, साथ में जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है हमारा फिजिकल और कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, जिसमें हम स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, मेहनत भी करेंगे, अच्छी बातें भी सीखेंगे, को करिकुलर स्किल डेवलप करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और मान लो 2 साल आप और मैंने जैसे बोला कि ये जब आप करते हो, ये सब सब्जेक्ट्स आपके अगर रहते हैं तो ये एग्जाम्स तो आप दे ही सकते हो ना, ये एग्जाम्स तो आप दे ही सकते हो। 1 2 3 और भी ऐड कर लूँ, 4 है ना, और भी ऐड कर सकता हूँ मैं। 10th के बाद तुरंत कॉलेज शुरू है, 10th के बाद एग्जाम्स भी दे दो, 10th का सिलेबस है, क्लियर करो, नौकरी को लग जाओ। आगे जाके ट्रेनिंग खत्म करने के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग कीजिए। समझ में आ रही है बात? तो मैं ये समझता हूँ कि एनडीए आप अगर करते हो प्रिपरेशन, ठीक ठाक प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, ये सब एग्जाम्स आप दे सकते हो। मान लो एनडीए करने का आपने डिसीजन ले लिया, एनडीए की एग्जाम तो आप कई बार दे सकते हो, है ना, एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट योर 19.5 यू कैन कंटिन्यू गिविंग इट। मीन्स एक लड़का कम से कम 4 बार तो ये एग्जाम दे सकता है, 3 या तो 4 बार, ठीक है, और हर बार कोशिश कर सकता है कि मैं पास हो जाऊं। तो एनडीए के, मान लो एनडीए नहीं कर पाया तो एक टेक्निकल एंट्री स्कीम नाम की एग्जाम है इंडियन आर्मी की, जिसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होती है पर सीधा एसएसबी होता है, और 12th के बेस पे है। मान लो हम 12th की बात कर रहे हो, हमें 10th की तो हो गई। 10th में अगर आपको लगता है कि भाई चलो मेरा मैथ्स ठीक ठाक है तो साइंस ही लो, साइंस लेने के बाद पीसीएम ज़्यादा प्रेफर करो, पीसीएम भी नहीं हुआ तो चलेगा, ठीक है। और अगर लगता है कि बिल्कुल ही नहीं आता, मैथ्स करना ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो फिर सीधा सीधा पीसीबी ले लो। पर पीसीबी लेने के काफ़ी आगे जाके नुकसान भी हो सकता है, पर कॉन्फिडेंट रहो, नीट करना है, नीट ही पक्का करना है, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। तो मान लो आप 12th में चले गए और एनडीए दे रहे हो, साथ ही में 12th पास होने के बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो आपको इंजीनियर बना देगी, ठीक है। और ये 12th के मार्क के बेस पे आपको एसएसबी का कॉल आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेंस का कोर्स भी रहेगा जेडब्ल्यू का। साथ में आप कैडेट एंट्री स्कीम है ना, कैडेट एंट्री स्कीम इंडियन नेवी का, ये भी एग्जाम दे सकते हो। ये तीनों एग्जाम आपको ऑफिसर ही बनवाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर बॉयज, कीप इन माइंड, दिस इज ओनली फॉर बॉयज, दिस वाज फॉर गर्ल्स, ठीक है। अब मेरा कहना है कि भाई साथ में आप ये एग्जाम्स तो दे सकते हो, मान लो ये तीनों चांस आपके निकल गए, तो अब प्रश्न आता है कि भाई चलो 12th के बाद मैं अभी क्या करूं, एनडीए भी नहीं हुआ, सीईएस भी नहीं हुआ, एनडीए भी नहीं, टीएस भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं कर पाया मैं, तो कुछ कमी रह गई होगी
हो सकता है कि 10वीं तक आपने जो सीखना था वो सीख नहीं पाए, चाहे वो टीचर की वजह से हो, स्कूल की वजह से हो, या तो अपने आप की वजह से हो, और पेंडेमिक की वजह से भी हो सकता है। तो 12th तक मैं क्वालिफाई नहीं किया। तो 12th अगर जैसे मान लो इस साल जो 12th के बच्चे घर बैठ के पास हुए हैं, घर बैठ के पास होने के बाद अभी 12th के बाद क्या है, तो फिर से इंजीनियरिंग है। आप अपने आप से पूछो कि मैं जब घर पे बैठ के पास हुआ हूं तो क्या मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, है ना? सीधी सी बात है, क्या मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा? फिर बात जाके आती है कि भाई आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ले लूं, FY फर्स्ट ईयर, या तो फिर 12th के बाद डिप्लोमा कर लूं, या तो फिर और शॉर्ट टर्म कोर्स करूं। ठीक है ना? सेम है, जर्नी सेम हो रहा है। कई एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इसके अलावा जो आप दे सकते हो 12th के बाद में, जैसे लॉ एंट्रेंस है, लॉ की एंट्रेंस है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है, डीम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंसेस है। लेकिन इन एंट्रेंस एग्जाम जब हम देंगे तो ये दो तरह के, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की भी और गवर्नमेंट की भी है। ठीक है? और ये एंट्रेंस अगर मैं दूंगा, और बात वही हो जाएंगी 12th पास, घर पे बैठे हैं हम, 12th पास हो गया, अभी करें क्या, है ना? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। करें क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है कीजिए, पर अपने आप से पूछिए कि मैं इंजीनियरिंग जो कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग जो करनी है आपको, ये JEE मेंस थ्रू करनी है, फिर MSCT थ्रू करनी है, या तो फिर आजकल तो इंजीनियरिंग में वैसे भी आपको बुला लेंगे, करवा लेंगे, पर मैं क्या कर सकूंगा और करने के बाद मैं क्या करूंगा, है ना? तो वही बात आ गई कि भाई आप या तो साइंस करो, है ना? सीधी सी बात बोलता हूँ, घर पे बैठ के आपने 12th किया, 11th किया, अच्छा सा कॉलेज देके BSc करो, अच्छा सा कॉलेज देके BSc कर लो। ठीक है? BSc में स्पेशलाइजेशन जहां तक पॉसिबल हो, पहला प्रायोरिटी फिजिक्स को दो, दूसरा मैथ्स को दो, तीसरा केमिस्ट्री को दो। कई बाकी सब्जेक्ट्स भी है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? साथ ही में अगर आप BSc करते हो ना, क्योंकि 11th 12th तो आपने साइंस किया ही है, तो उसकी मदद आपको BSc में हो जाएगी। इसमें नॉमिनल फीस लगेगी आपको, कुछ काफी कम पैसे लगेंगे BSc करने के लिए, और साथ ही में आप को करिकुलर चीजें सीख सकते हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हो, मान लो कंप्यूटर में जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कर सकते हो, साथ ही में साइमल्टेनियसली BSc तो चल रहा है रेगुलर, अच्छे कॉलेज से चल रहा है, और हो सके ना तो इसके साथ में ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहां पे आप NCC कर सकते हो, नेवल विंग, आर्मी विंग, या तो फिर एयर विंग, है ना? NCC कर सकते हो, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो, रेगुलर कॉलेज करो, काफी कम पैसे लगेंगे, काफी पैसा बचेगा, वक्त बचेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, स्पोर्ट्स कर सकते हो, शाम को कोकरिकुलर कर सकते हो, और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, मान लो कोई बच्चा अगर फिजिक्स में अच्छा है 12th तक, तो वो इसको एक पढ़ाना, जैसे ही कैन टेक ट्यूशंस, होम ट्यूशंस, विच विल गिव हिम इनफ मनी टू फुलफिल हिज नीड्स। घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं शायद पड़ेगी। ठीक है? मैं जॉब भी इसी से रिलेटेड करो, ऐसे बोल रहा हूँ। मैथ्स लो, मैथ्स है, मान लो केमिस्ट्री, मैथ्स लो, इंग्लिश है, SST है, ये आप पढ़ा सकते हो स्कूल में जाके, होम ट्यूशंस लेके। मान लो कोई लड़का किसी गांव में है, देहात में है, और वो चाहता है कि मैं BSc कर लूँ, पर BSc गांव में कॉलेज है वो उतना अच्छा नहीं है, तो उसने डिसीजन कर लिया कि चलो मैं जाके नासिक जाऊँ, नांदेड़ जाऊँ, या तो पुणे चले जाओ, या तो औरंगाबाद आ जाओ। तो वहाँ पे आप जब BSc के एडमिशन लो, BSc की क्लासेस कितने चलेंगे? दोपहर तक चलेंगे, बाद में फ्रीडम है, तो बाद में वो अर्न एंड लर्न पॉलिसी से अपना गुजारा कर सकता है, घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। दूसरा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए कि जो BSc के साथ में आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि BSc मैं क्यों करा रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि आप BSc करो, इसके साथ में आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो। देखो, मान लो BSc हो गया, आप 3 साल में देखे थे कि BSc हो जाएगा, पैसा कम खर्च होगा, फिटनेस, स्पोर्ट्स वर्क सब रहेगा, है ना? तो इसके साथ में पहले एग्जाम आप दे सकते हो CDSC, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, काफी बढ़िया एग्जाम है। दूसरी एग्जाम आप दे सकते हो FCAT। तीसरी एग्जाम NCC की C सर्टिफिकेट स्पेशल एंट्री है, इंडियन आर्मी की, है ना? फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, फिर टेरिटोरियल आर्मी है, ग्रेजुएट एंट्री है ना? टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री है तो ग्रेजुएट एंट्री है, ये जैग एंट्री है, लॉ अगर करते हो तो, है ना? ये अनलिमिटेड है। सिर्फ ये कि कौन से एग्जाम गिना रहा हूं मैं, सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री की, साथ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, CGL है, रेलवे की मैंने अभी तक बोला ही नहीं, बैंकिंग है,
इंडियन बैंकिंग। तो ये अनलिमिटेड एग्जाम, क्योंकि साथ ही में बीएससी करते समय आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, जिसकी वजह से आप ये सब एग्जाम दे सकते हो अनलिमिटेड ग्रेजुएट होते ही। और इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि चलो भाई मैं तो इसमें से काफी कुछ सीख गया, मेरा सपना भी अभी ऊंचा हो गया, तो मैं बोल रहा हूं कि आप सीधा यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, है ना। इसमें फायदा क्या हुआ, 11वीं से लेके फिटनेस रहा, कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, कई नई चीजें सीखी, इंग्लिश भी साथ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स भी है, साथ ही में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स भी है। तो मेरा नुकसान क्या हुआ, तो मैं ये कहूँगा बच्चों कि 10th के बाद में क्या और 12th के बाद में क्या। तो 10th के बाद में और 12th के बाद में दोनों चीज़ें हैं। मैं प्रेफर करूँगा आप अच्छे कॉलेज से साइंस ले लो, साथ में कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करो, प्रेफरेंस एनडीए को दो, एनडीए के साथ में जेडब्ल्यू दो, एमएचसीटी भी दो, पर प्रेफरेंस एनडीए को रखो ताकि आपका ये सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिटिव में काम आ रहा है ये पार्ट रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 12th पास होते हो तो किसी अच्छे कॉलेज से, चाहे आर्ट्स कर लो, कॉमर्स कर लो, साइंस कर लो, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव करो। कॉम्पिटिटिव की 11th-12th के बाद आपको पता ही चल जाएगा किस तरह से प्रिपेयर करना है। हो सकता है क्लासेस की जरूरत ना पड़े, पर आप कर सकते हो क्लासेस भी। और यदि आपको लगता है कि आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे या तो फिर कॉल करके आप आगे की डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ओके। ऑल जो 10th पास हो रहे और जो 12th पास हो रहे उन सभी को 9595512121, ओके। You can contact on this number either by sending WhatsApp message or calling me directly. I am at your service. दूसरी बात, जल्दी में अब जो वैकेंसीज है फिलहाल जो आप एग्जाम दे सकते हो 10th के पास में और 12th के पास में, जिनकी फॉर्म भरने की तारीख अभी बाकी है, तो उन पे भी मैं 1-2 दिन में सर की मदद से वीडियो लाऊंगा। आशा करता हूँ कि सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल जिम्मेदारी से डिसीजन लीजिए। आपका पैसा, आपका वक्त, आपका श्रम, मेहनत, ये तीनों का कुछ आगे जाके फ्यूचर होना चाहिए, कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन को देखें, अपने दोस्तों को बोले, और अगर डाउट आता है कि करियर में आगे क्या करें, कहाँ एडमिशन ले 10th के बाद में, 12th के बाद में, देन डेफिनेटली यू शुड कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। आई थैंक्स मुकेश नायक सर, and I end up this session here. Thank you so much. Have a nice day. Bye.